नेक्स्ट है वो है आपका एनडीपी। अगर जीडीपी को समझ गए तो एनडीपी समझना बहुत आसान है। नेक्स्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट, एनईटी, नेट, नेट मतलब शुद्धता की बात होती है यहां। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्धता की बात हो रही है, ठीक ना। तो हिंदी में क्या होगा इसका? शुद्ध घरेलू आय या उत्पाद, एनडीपी। अब शुद्धता क्या हो गई? मान लीजिए किसी ओकेजन पर या अगर आप घर परिवार में रह रहे होंगे तो मान लीजिए आपके पेरेंट्स के द्वारा आपको कुछ रकम दिया गया। वह जो रकम आपको दिया गया, आप गए, मान लीजिए आपको 500 रुपया दिया गया और कहा गया कि ये सामान लेकर, एक सामान का लिस्ट आपको दे दिया गया और कहा गया कि यह सामान लेकर आओ। आप बाजार गए, बाजार से उस सामान वगैरह को खरीद कर लाया और लाकर जो सामान था वो दे दिया। किसी कारणवश आपने हिसाब नहीं दिया या जो बचे पैसे थे उसको नहीं दिए, तो अचानक पेरेंट्स ने पूछ दिया या आप देने ही गए, मान लीजिए आप देने गए, तो जैसे आपने दिया वो क्या किए, जेब वगैरह में रख लिए। लेकिन कभी काल पूछ देते ना, अरे कोई बात नहीं, केवल हमें बता दो कि शुद्ध क्या बचा, एग्जैक्ट तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। हम ये नहीं पूछ रहे कि तुम क्या खर्च किए, जो सामान में था केवल सामान में किए या अपने ऊपर भी किए, हमको शुद्धता चाहिए। मतलब जो भी खर्च है, चाहे वो लिस्ट में वस्तु की, जो वस्तु के ऊपर किया गया खर्च हो या आपके अपने ऊपर किया गया खर्च हो, सभी खर्च को काटकर शुद्धता की प्राप्त होती है। तो वही शुद्धता यहां है। जब हम लोगों ने जीडीपी को जाना तो हमने देखा अंतिम वस्तु उसमें था। अब अंतिम वस्तु था तो उसमें एक खर्च बचा हुआ है, बाकी सभी खर्च, जैसे मान लीजिए इस वस्तु को निर्माण किए तो इसका हम जो भी मूल्य कॉस्ट रखेंगे वो सारा का सारा कॉस्ट में क्या होता है, सारे खर्च प्लस प्रॉफिट को शामिल कर देते हैं इसके अंदर। तो वही चीज है। तो जीडीपी में एक खर्च शामिल है जिसका आंकलन उस वित्तीय वर्ष नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो आगे समझाते हैं। वह खर्च क्या है? तो वह है डिप्रिसिएशन, हिंदी में कहते हैं मूल्य ह्रास। अब मूल्य ह्रास क्या होता है उसको समझते हैं। मान लीजिए आप कोई सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो आप गाड़ी वाले से क्या सवाल करते हैं? अधिकांश लोग कहेंगे कि सर सवाल करते हैं कि गाड़ी कितना चला हुआ है, और वही जवाब सही है। हम ये कभी नहीं उससे पूछते हैं कि आपने गाड़ी कब खरीदा। सबसे पहला सवाल होता है कि गाड़ी का कितना चला हुआ है, तब हम पूछते हैं किस ईयर का मॉडल है। कम ही लोग हैं जो पहले यह पूछते हैं किस ईयर का मॉडल है, लेकिन अधिकांश लोग पूछते हैं गाड़ी कितना चला हुआ है। जैसे मान लीजिए कि जिस व्यक्ति से आपने गाड़ी खरीदने का प्रयास किया गए लेने के लिए, तो उसने कहा कि गाड़ी मेरा मात्र 10,000 किलोमीटर चला हुआ है, लेकिन मॉडल जैसे आपने पूछा कब का लिया गया है, तो हो सकता है उसने कहा कि यह गाड़ी जो है वह 2017 का है। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति वहीं पर आप गए और उसने कहा कि मेरा गाड़ी 2018 का है पर 30,000 किलोमीटर चला हुआ है। किसका वैल्यू अधिक होगा, पहले वाले का या दूसरे वाले का? बिल्कुल पहले वाले का, क्योंकि हमने देखा कि भले ही गाड़ी पहले ली गई हो लेकिन चला क्या है, कम है। लेकिन दूसरा गाड़ी बाद में लिया गया हो लेकिन चला क्या है, अधिक है, फिर भी हम उसके जो दूसरे नंबर पे है उसे लेने से ज्यादा प्रेफर करेंगे पहले नंबर की गाड़ी को लेने का। क्यों? क्योंकि गाड़ी जो चलने पर हमने तय किया, तो गाड़ी जब सड़क पर चली होगी तो चलने से गाड़ी में क्या हुआ होगा, उसके ट्यूब एंड टायर में घिसावट हुई होगी। उसका जो भी कल्प ऊर्जा है, जो भी इक्विपमेंट है, उसमें क्या आई होगी, चलने के कारण घिसावट होगी, और उसी घिसावट को कहा गया मूल्य ह्रास। मूल्य मतलब वैल्यू, ह्रास का मतलब कमी होना, वही है डिप्रिसिएशन। तो समझ गया डिप्रिसिएशन। अब कहेगा कि जीडीपी में डिप्रिसिएशन क्यों शामिल रहता है, उसको क्यों नहीं उस वित्तीय वर्ष दर्शाते हैं?
उसको इसलिए उस वित्तीय वर्ष में नहीं लेते हैं, एनडीपी इसमें निकालते हैं, क्योंकि मान लीजिए अगर कि इसका निर्माण करने वाली फैक्ट्री होगी तो वह फैक्ट्री जो वस्तु का उत्पादन करेगा वो कब से कब तक करेगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। जैसे ही 31 मार्च तक वो करेगा तो 31 मार्च को वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाएगा, लेकिन 31 मार्च को क्या होता है, उत्पादन होता ही है। तो उसका वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद जो भी इक्विपमेंट प्रयोग किया जाता है, मशीन जिसको कहते हैं, उसके मूल्य ह्रास को किस में से निकाला जाता है, जीडीपी में से। तो जीडीपी में से एक खर्च क्या शामिल था, मूल्य ह्रास, उसको निकाल देंगे तो शुद्ध प्राप्त हो जाएगा, तो वही तो होगा एनडीपी। ऐसे भी याद रखिएगा, जब इकोनॉमिक्स में सब्जेक्ट जी हो और जी का हिंदी में अर्थ सकल और अंग्रेजी में ग्रॉस हो तो समझिए उसमें क्या शामिल है, डिप्रिसिएशन शामिल है। तो एनडीपी बराबर क्या हो जाएगा, एनडीपी बराबर जीडीपी, सबसे बड़ा कौन है, जीडीपी, और इसी में क्या शामिल है, खर्च, कौन सा, मूल्यह्रास। और यहां शुद्धता की बात है, अर्थात मूल्यह्रास को हटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, शुद्ध। तो एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस क्या हो जाएगा, डिप्रीसिएशन या मूल्य का ह्रास। कोई दिक्कत, निकल जाएगा। अब यहीं से अगर हम आपसे पूछें कि जीडीपी निकालना है, एनडीपी दिया हुआ है, डिप्रिसिएशन दिया, क्या करेंगे, एनडीपी प्लस डिप्रिसिएशन बराबर, डिप्रिसिएशन निकालना है, जीडीपी माइनस बराबर डिप्रिसिएशन, हो गया। इसी तरीका से फार्मूला को घुमा फिरा कर पूछा जाता है। अगला है, वो है आपका जीएनपी। जीएनपी फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय शब्द जुट गया, राष्ट्रीय आय। यहां पर क्या था, घरेलू, यहां पर क्या है, राष्ट्रीय आय। गौर से समझिएगा। अब याद करिए, हमने कहा था कि निमंत्रण आया और कहा गया 100 परिवार शामिल हों, तो सभी लोग चले गए, गेस्ट भी चले गए। लेकिन अगर यह कहा जाए कि घर के किसी एक सदस्य को आमंत्रित किया गया है, तब क्या करते हैं, उस समय जो बाहरी लोग आते हैं उसको ले जाते हैं, नहीं ले जाते हैं, केवल किसको लेते हैं, घर के लोग। तो यहां तो वही कहता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, अर्थात राष्ट्र की आय, जो भी देश का नागरिक है केवल उसके आय को इसमें शामिल करेंगे, चाहे वह कहीं भी हो, लेकिन कहां का नागरिक हो, देश का नागरिक हो। इसमें घर के बाहरी लोगों को शामिल नहीं करते। तो सबसे बड़ा कौन दोस्त, जीडीपी। जीडीपी में कौन सब शामिल है, घर के भी लोग शामिल हैं और बाहर के भी लोग शामिल हैं। तो अगर घर के लोग को, सॉरी, जीडीपी में से बाहरी लोग को हटा देंगे तो कौन आ जाएगा, जीएनपी। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बराबर क्या हो जाएगा, तो समझिए क्या हो जाएगा, जीएनपी। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल मतलब राष्ट्र की आय, राष्ट्र की आय का मतलब देश का जो भी नागरिक है उसकी आय। तो देश के नागरिक के साथ साथ विदेशी किस में शामिल है, जीडीपी में। तो जीडीपी में जो विदेशी है उसको भगा दीजिए तो आ जाएगा क्या, तो भगाएंगे कैसे, तो जीडीपी माइनस विदेशी नागरिक जो देश में रहा हो, इसको क्या करेंगे, निकाल देंगे। नहीं, ऐसे तो ऐसे समझ, मान लीजिए कोई अमेरिका का व्यक्ति यहां रह रहा है, उसका इनकम कितना है, 6 लाख रुपया। इनकम कितना है, 6 लाख रुपया।
अब 6 लाख रुपया उसका इनकम है, वो अमेरिका से यहां आकर रह रहा है, तो 6 लाख रुपया भारत में खर्च करेगा? नहीं करेगा। अगर 6 लाख रुपया उसे भारत में खर्च करना रहता तो वो अमेरिका से भारत समझने का प्रयास करिएगा। इस 6 लाख में वह कितना खर्च किया भारत में? 4 लाख। बचा कितना? 2 लाख रुपया। या 2 लाख रुपया क्या करेगा? अपने यहां ले जाकर रख देगा या अपने देश को भेज देगा। तो यह बाहर गया कि नहीं गया? तो वही चीज तो यहां हुआ, जीडीपी माइनस विदेशी नागरिक जो कहां रह रहा हो? देश में रह रहा। तो जैसे अमेरिकन व्यक्ति यहां रह रहे हैं, वैसे भारतीय भी कहां रह रहा होगा? विदेश में। तो भारतीय का इनकम अगर मान लीजिए 6 लाख रुपया होगा, तब भारतीय क्या करेंगे? 6 लाख में 4 लाख रुपया खर्च नहीं करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, बाहर कहीं रहते हैं तो सोचते हैं वहां कम भी चले, पर जैसे ही घर पहुंचे तो जो भी शानो शौकत नहीं करना है वो भी करने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं, दिखाने के लिए लोगों को, जो कि होना नहीं चाहिए। तो वो क्या करेंगे? वहां पर मान लीजिए 6 लाख में वह व्यक्ति कितना खर्च किया? 3 लाख रुपया। तो बचा कितना? 3 लाख। वो हमारे यहां आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो प्लस क्या हो जाएगा? प्लस भारतीय नागरिक जो कहां रह रहे हैं? जो विदेश में रह रहे हैं। इसको जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? अब देखिए यहां से जीडीपी था जिसमें देश का भी नागरिक था, देश के साथ साथ विदेशी नागरिक थे। तो जीडीपी में से विदेशी को क्या कर दिए? निकाल दिए। तो जो देश में रह रहा था भौगोलिक सीमा के अंदर, वो इसमें क्या हो गया? था ही। और जो भौगोलिक के बाहर भारतीय नागरिक हैं, उसके भी इनकम को क्या कर दिए? जोड़ दिए। तो क्या आ गया? नेशनल इनकम। इतना ये तो है। इसी को किताब में फॉर्मूला लिख देता है, जीडीपी माइनस, किसी में x लिखता है, किसी में y लिखता है, किसी में m लिखता है, किसी में n लिखता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप A से लेकर Z तक जो इच्छा हो रख सकते हैं। केवल देखना क्या है? माइनस होगा तब विदेशी नागरिक जो भारत में रह रहा है, प्लस होगा तो देशी नागरिक जो कहां रह रहा है? विदेश में। तो जीडीपी माइनस x प्लस m, या जीडीपी माइनस x प्लस y, जीडीपी माइनस m प्लस n। जहां ऐसे लिख लीजिए, जहां x बराबर विदेशी नागरिक जो देश में रह रहा हो, y बराबर भारतीय नागरिक जो विदेश में रह रहा हो तो क्या? जीएनपी। अब इसी में अगर हम पूछें कि देश का नागरिक का केवल आई निकाले तो क्या कर सकते हैं? जीएनपी में से देश का नागरिक, देश का नागरिक का तो आ ही गया, वह पैसा चाहिए जो विदेशी भारतीय जो विदेश में रह रहे हैं उसका पैसा, तो इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। हो गया। एक शब्द याद रखिएगा, हमेशा कभी काल पूछ देता है, क्या जीएनपी में भौगोलिक सीमा शामिल है? नहीं। अगर भौगोलिक सीमा शामिल होता तो भारतीय नागरिक को यहां लाकर जो विदेश में रह रहे हैं शामिल नहीं करते। भौगोलिक नागरिक का केवल संबंध किससे है? जीडीपी से है। भौगोलिक नागरिक की या भौगोलिक चीज का संबंध जीएनपी से नहीं है। चलिए, और अंतिम है वो है आपका एनडीपी। क्या है? एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट मतलब शुद्ध, नेशनल मतलब भारतीय, और प्रोडक्ट का मतलब आय। तो जी है
जी का मतलब ग्रॉस है, क्योंकि हमने क्या कहा था, सकल राष्ट्रीय आय या ग्रॉस नेशनल। तो यहां पर नेशनल लाना है शुद्ध, तो ये बड़ा कौन है, जीएनपी। तो जीएनपी माइनस क्या हो जाएगा, डिप्रिसिएशन। बिल्कुल सही, डिप्रिसिएशन या मूल्य ह्रास हो तो गया। इतना ही तो पॉइंट है जो फॉर्मूले के रूप में आपसे पूछा जाता है। ना समझ में आए फिर हमें बताएंगे, हम कोशिश करेंगे और भी इजी तरीके से समझा दें, लेकिन आशा करते हैं आप अच्छे हैं और आप समझ गए होंगे। हो गया। इसके बाद जो समझाने का तो वो समाप्त, कुछ 2-4 पॉइंट लिखने वाले हैं। अब आता है कि राष्ट्रीय आय का आंकलन किस आधार पर किया जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना वगैरह जो है वह किस आधार पर किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय को बेसिकली 2 तरीके से मापा जाता है, लेकिन गणना 4। राष्ट्रीय आय का जो आंकलन हम करते हैं 2 कीमत पर करते हैं। एक स्थिर कीमत या अंग्रेजी में उसको कहते हैं फिक्स प्राइस, और दूसरा करेंट या चालू मूल्य। तो यहां लिखते हैं NI 1/2 पहला हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका FR फिक्स, FP कर दीजिए ना, रेट की जगह P कर दीजिए, FP फिक्स प्राइस। हिंदी में इसको लिखेगा तो लिखेगा स्थिर कीमत मूल्य पर, स्थिर कीमत मूल्य पर। और दूसरा है वो है MP। MP मतलब वो नेता वगैरह नहीं, MP मतलब मार्केट प्राइस, जिसको हिंदी में कहते हैं चालू मूल्य। अब फिक्स और चालू में क्या अंतर है? फिक्स और चालू में यह अंतर है, अगर मान लीजिए यह है, तो जहां पर यह प्रोडक्ट हुआ होगा वहां से अगर बिहार के लोग लें, यूपी के लोग लें, दिल्ली के लोग लें, हरियाणा का लोग लें, लगभग प्राइस क्या होगा, सामान्य होगा। लेकिन जैसे ही अब बिहार आ जाए, यूपी आए, तो बिहार में ही विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे तो इसका प्राइस क्या होगा, अंतर होगा। तो जो मार्केट में चल रहा है इसका प्राइस अंतर वाला, उसको क्या कहेंगे, मार्केट प्राइस। और जो निश्चित है वो क्या है, फिक्स प्राइस। अगर उस पर निकालेंगे तो देखेंगे कहीं का जीडीपी बहुत, कहीं का जीडीपी। तो इसीलिए भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन जो है वह किस आधार पर किया जाता है, फिक्स प्राइस के आधार पर। समझ गए। इसके लिए क्या के लिए आ जाता है, तो वही वित्तीय वर्ष, दोनों के लिए वित्तीय, चालू के लिए वित्तीय वर्ष क्या लेगा, मार्केट प्राइस के लिए क्या, जो वित्त वर्ष चल रही है, जैसे वर्तमान लेगा तो क्या लेगा, 2022 2021। अब फिक्स जो लिया जाएगा स्थिर, वो आधार वर्ष पर, आधार वर्ष हमने पीछे ही बताया था, उस वर्ष का को आधार वर्ष लिया जाता है जिसमें आपदा प्रबंधन से संबंधित घटनाएं काफी कम घटित हो। तो इसके लिए एक आधार वर्ष निर्धारित करता है, जो सभी लोग जानते हैं, पीछे भी हमने बताया था 2011 और 12 कि हमने कहा कि नेशनल इनकम फिक्स प्राइस पर और मार्केट प्राइस पर आंकलन किया जाता है। फिर से समझाते हैं, फिक्स प्राइस पर जो आंकलन किया जाता है वो क्या होता है, इसके लिए एक आधार वर्ष को ले लिया जाता है और उस आधार वर्ष के प्राइस के आधार पर इसका मूल्यांकन किया जाता है। और इसका मूल्यांकन किस पर, तो जो वर्तमान में जो वित्तीय वर्ष का जो प्राइस होगा वस्तु का, उस पर किया जाता है। इस दोनों तरीके से ही नेशनल इनकम को निकाला जाता है, जो 3 मेथड से निकाला जाता है। पहला है दोनों के तरीके से, अब ऐसे कर सकते हैं, आज दोनों को मिलाकर पहला है आपका, फर्स्ट है वो है आपका उत्पत्ति गणना विधि। उत्पत्ति गणना विधि अंग्रेजी में कहिएगा तो प्रोडक्शन मेथड ऑफ नेशनल इनकम। प्रोडक्शन मेथड ऑफ नेशनल इनकम, अर्थात
जो एक वित्तीय वर्ष में जिस तरीके से प्रोडक्शन किया गया है और साथ ही साथ उसके खर्च को क्या कर देना है, निकाल कर जो आय प्राप्त होगा वो उत्पत्ति गणना विधि के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। ठीक, इसको वस्तु एवं सेवा विधि भी कहकर संबोधित किया जाता है। इसको वस्तु एवं सेवा विधि कहकर संबोधित किया था। जो अर्थशास्त्री थे नाम था कुजनेप्स। कुजनेप्स ने इसको वस्तु और सेवा विधि कहकर संबोधित किया। अब इसमें जो आय का गणना किया जाता है वो किया जाता है आपका सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस वाई। सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस वाई। अब क्या कहिएगा इसका मतलब एन आई बराबर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस वाई। सी का मतलब कंज्यूम, जो आपने उपभोग किया, उपभोग, कंज्यूम करना। आई का मतलब इन्वेस्ट करना, आई का मतलब इन्वेस्ट करना, जो आपने खर्च किया, इन्वेस्ट किया, या हिंदी में इसको कहेंगे निवेश राशि। जी का मतलब गवर्नमेंट के द्वारा किया गया जो भी खर्च है, या तो लिखिए जी का मतलब गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा की गई व्यय, सरकारी व्यय, प्लस एक्स माइनस वाई। याद करिए पीछे हमने बताया है प्लस एम माइनस एन या प्लस एक्स माइनस वाई। यहां एक्स प्लस लगा हुआ है अर्थात क्या होगा, निर्यात, एक्सपोर्ट, सॉरी हाँ निर्यात मतलब एक्सपोर्ट, और माइनस वाई बराबर क्या, इंपोर्ट। ठीक ना, तो जहां पर एक्स के बराबर निर्यात, एक्स के बराबर क्या, निर्यात, और y के बराबर क्या, आयात। तो इस विधि से जो हम नेशनल इनकम गेन करेंगे उसको प्रोडक्शन मेथड या उत्पत्ति गणना विधि कहकर संबोधित करेंगे। कोई दिक्कत? तो पहला तरीका यह था। दूसरा तरीका है एनआई का। एनआई का जो दूसरा आंकलन किया जाता है वो किया जाता है आपका किससे, आय गणना विधि। आय गणना विधि इनकम मेथड के आधार पर। अब इनकम मेथड, तो इनकम किस आधार से लोगों का होता है, इनकम किस आधार से, कुछ भी कार्य करेगा तो क्या कहलाएगा, मजदूरी। जैसे मान लिया आप सरकारी नौकरी, सरकार का क्या है, मजदूर है। आपके यहां कोई काम किया तो आपका मजदूर है। तो इनकम जिस आधार पर है उस सारे को अगर जोड़ दिया जाए तो आय गणना विधि से क्या हो जाएगा, आय की प्राप्ति हो जाएगी। तो इनकम किस किस रूप में होता है, तो इनकम होता है आपका ब्याज के रूप में, अंग्रेजी में इसको कहेंगे इंटरेस्ट, या लिख सकते हैं कुल ब्याज, टोटल इंटरेस्ट प्लस कुल मजदूरी। मजदूरी मतलब किसी भी रूप में काम के बदले जो आय की प्राप्ति हो, प्लस कुल लागत और प्लस कुल लाभ। देखिए सभी में आय की बात हो रही कि नहीं हो रही है, ब्याज मिलेगा तो आय, मजदूरी मिलेगा तो आय, आपके सॉरी कुल लागत, आपने जो किसी वस्तु पर इन्वेस्ट किया होगा उससे भी तो प्राप्त होगा, और कुल लाभ। इस सब को अंग्रेजी में टोटल इंटरेस्ट, टोटल वेजेस, टोटल इन्वेस्टमेंट एंड टोटल प्रॉफिट के बराबर आय गणना विधि से क्या प्राप्त होगा, नेशनल इनकम। थर्ड जो है वो है आपका कंज्यूम मेथड, हिंदी में उपभोग।
हिंदी में क्या हो जाएगा? उपभोग गणना विधि। अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसको? कंज्यूम मेथड। कैसे आप कंज्यूम क्या होगा? तो नेशनल इनकम बराबर, इस मेथड में नेशनल इनकम बराबर कुल उपभोग प्लस सेविंग या बचत, टोटल कंज्यूम प्लस बचत। ऐसे भी जो खर्च है तो क्या करते हैं? खर्च हटा, जो आपका इनकम है उसमें से खर्च और बचत को हटा देते, इनकम में से खर्च को निकालते क्या होता है? बचत प्राप्त होता है। तो वही चीज है, कुल उपभोग टोटल इन्वेस्ट प्लस सेविंग बराबर नेशनल इनकम। इसी 3 तरीके से भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन किया जाता है या राष्ट्रीय आय को प्राप्त किया जाता है। अब आते हैं तो भारत में मुख्य रूप से जो गणना किया जाता है राष्ट्रीय आय का, वो उत्पत्ति गणना विधि और आपका आय विधि से। उत्पत्ति गणना विधि और आय विधि, या प्रोडक्शन मेथड एंड इनकम मेथड से। लेकिन जो देश, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, यूरोपीय कंट्री हो गई, जिसको हम क्या कहेंगे? विकसित की विकासशील, विकसित देशों में जो है वह नेशनल इनकम कंज्यूम मेथड से या उपभोग गणना विधि से प्राप्त किया जाता है। और अंतिम शब्द याद रखिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा, पूछा भी है कई दफा कि नेशनल इनकम इज व्हाट, मतलब नेशनल इनकम क्या है? तो नेशनल इनकम जो है, नेशनल इनकम वह आपका फ्लो है। फ्लो का मतलब क्या होता है? चलना, स्टॉक नहीं है। स्टॉक का मतलब क्या? स्थिर। कहते हैं ना कि हमारे पास इतना का स्टॉक बचा हुआ है, मतलब क्या? वह अभी निकला नहीं है, बचा हुआ है, तो उसको स्टॉक कहते हैं। तो नेशनल इनकम इज अ फ्लो नॉट स्टॉक। नेशनल इनकम मेरा फ्लो है, स्टॉक नहीं है। तो यहां पर आपका नेशनल इनकम जो है वो समाप्त होता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे।